चैनल प्ले विद साइंस। मैं आपकी रहीमा मैम और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो संधारित्र पर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संधारित्र होता क्या है। आपने धारिता वाला शब्द पढ़ा था, आपको याद होगा धारिता की डेफिनेशन। धारिता क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, मतलब कोई भी जो प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी जो आवेश है, आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता हम क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। और धारिता के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, आपको याद होना चाहिए। क्या ड्राइव किया था हमने? C बराबर Q अपॉन में V। धारिता के लिए हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या था? C बराबर Q अपॉन में V। देखो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि धारण करने की क्षमता, कितने आवेशों को हम धारण कर सकते हैं, कितने को हम ग्रहण कर सकते हैं, उसकी क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। तो धारिता को हमें ज्ञात करना क्यों पड़ा? तो देखो धारिता का हमें ज्ञात करने से क्या बेनिफिट है या क्या उससे हमें हेल्प मिली, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो धारिता का मतलब क्या कि एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी चीज, जैसे मैंने कोई बोलते कोई मेरे पास गोला है, तो एक ऐसा गोला जिसमें हम क्या है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को आपस में स्टोर करके रख सके। संधारित्र के बारे में हमने पढ़ा था। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करके रखने की जरूरत क्या है? हमें तो कोई जरूरत नहीं है इतने सारे इलेक्ट्रॉन को हम स्टोर करके रखें। तो देखो जरूरत होती है कि हमें पता है कि कोई भी काम को शुरू करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन अगर वो काम कंटिन्यूस में चल रहा है तो उसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसको स्टार्ट करना कैसे हार्ड होता है? जैसे आपको पता है कि अगर आप कोई टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, है ना, कोई भी आप जैसे डेली रूटीन में टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, तो उस टाइम टेबल को फॉलो करने, जब उसको स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे जैसे आपको उसकी हैबिट हो जाती है, वो कंटिन्यूस चलती रहती है, तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाती है। आप उसके अकॉर्डिंग आराम से काम करना शुरू कर देते हो। या अगर मैं एक और एग्जाम्पल, जैसे कोई टेबल है या फिर कोई बहुत बड़ी अलमीरा है। अब अलमीरा को देखो आप पहले पुश करोगे, जब उसको पुश करके आगे ले जाने की कोशिश करोगे तो वो जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, है ना। उसको पुश करोगे तो वो हार्ड होगा, लेकिन जैसे से उसको पुश करना स्टार्ट कर दिया, हमारा घर्षण शुरू हो गया, तो वो चीज़ आगे जो है वो इजी पहुंच जाएगी। हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना हमें स्टार्ट करना पड़ा। उसी तरीके से हम अगर घर के एग्जाम्पल्स ले तो देखो जैसे हमारा फैन होता है या कूलर होता है, तो वहां पर एक कैपेसिटर लगा होता है, एक संधारित्र लगा होता है। अब बोलोगे मैं वहां पर संधारित्र कैसे लगा होता है? तो संधारित्र व्हाइट कलर का या फिर कोई भी कलर, ब्लैक कलर का कोई भी कलर ले लो, उस कलर का आपने देखा होगा फैन के ऊपर एक ड्रम सा, एक बेलनाकार आकृति लगी होती है। वो ड्रम क्या करता है? अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करके रखता है। और हमें पता है कि फैन को एक बार हमें शुरू करने के लिए उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, ज्यादा एम्पीयर की धारा देनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसके बाद आराम से वो चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो कंटिन्यूस चलता है, उसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, मतलब अगर हमारे पास एक साथ बहुत सारी एनर्जी है या एक साथ हमारे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तभी हम उस इलेक्ट्रॉन को आगे दे सकते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो हम उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो भी हमारे फैंस होते हैं या जो कूलर होते हैं उसमें ड्रम लगा होता है, वो क्या होता है? कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है। तो आप लोगों को संधारित्र को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? कोई भी चीज को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, उसके बाद वो कंटिन्यूस चलता है। उसी प्रकार जो हमारे घर का फैन होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है? ज्यादा एम्पियर की धारा देनी पड़ती है। वो बोलेगा मुझे 15 एम्पियर की धारा दो तभी मैं स्टार्ट होऊंगा, बट हमें पता है घर के जो बोर्ड्स होते हैं उसमें धारा हमारी 15 एम्पियर से बहुत कम होती है। बट वो 2 या 3 एम्पियर, जो भी 4 एम्पियर की होती है, वो जो धारा होती है वो बहुत कम होती है ना। तो वो कहते हैं मैं इस छोटी एम्पियर धारा से मैं शुरू नहीं होऊंगा। तो वो जो कैपेसिटर है वो क्या करता है? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता है, उसके बाद वो अपने पास स्टोर रखता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या करता है? एकदम से अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फैन में ट्रांसफर कर देता है। फैन में ट्रांसफर करने के बाद फैन स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद वो जो हमारी कंटिन्यूस जो धारा चलती है वो चलती रहती है। तो देखो संधारित्र को हमें अपने लाइफ में, अपनी जो डेली यूजेस में मशीन होती है, फैन, कूलर, मोटर वगैरह, या जो अलग अलग इंजीनियरिंग लाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको उसकी चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी? संधारित्र की जरूरत पड़ी। तो संधारित्र में हमें एक संधारित्र कैसा होना चाहिए? देखो हमने पढ़ा था संधारित्र में धारिता का मान ज्यादा होना चाहिए, है ना। धारिता का मान ज्यादा कब होगा? जब हमारे आवेश का मान ज्यादा हो उसके अंदर। जो भी हमारी युक्ति है, चाहे बेलनाकार ले लो या समांतर प्लेट ले लो, कोई भी ले लो, तो जो भी हमारी युक्ति है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हो, लेकिन उसका
विभव कम हो तभी हमारी धारिता मैक्सिमम होती है, तभी हमारी धारिता ज्यादा होती है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, जिसमें हम विभव के मान को कम कर कर धारिता के मान को बढ़ाते हैं, तो हमारी जो संरचना होती है उसे हम संधारित्र कहते हैं। तो अब क्या लिखोगे, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें विभव का मान कम करके धारिता के मान को बढ़ाया जाता है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। क्लियर बात यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर अब हम संधारित्र के बारे में पढ़ चुके, संधारित्र होता क्या। अब संधारित्र का निर्माण कैसे करेंगे, है ना, संधारित्र का हम निर्माण कैसे करेंगे। तो संधारित्र सबसे पहले पढ़ लो, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र सबसे पहले आपको पता है कि संधारित्र जो बना था वो गोलीय संधारित्र बना था, लेकिन इसका कोई भी यूज ना होने के कारण, ये हमारे यूज ना आ पाने के कारण हमने इसमें संशोधन शुरू किया, और संशोधन करते 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 हम कहाँ तक पहुंचे, 3rd स्टेप तक पहुंचे, 20वां स्टेप है। तो ये तो हो गया हमारा बेलनाकार संधारित्र, और उसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। तो संधारित्र कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र हमने पढ़ चुके हैं। गोलीय संधारित्र देखो अब अलग नहीं है, जो हमने गोलीय कोश में जो हमने पढ़ा था, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था गोलीय कोश में जो विद्युत विभव का मान होता है, या फिर गोलीय कोश की धारिता का मान हमने जो निकाला था, गोलीय कोश की धारिता, तो वही सेम चीज है गोलीय संधारित्र में। उसका धारिता का मान कितना निकला था, हमारा धारिता का मान निकला था इसके लिए C बराबर 4πε0 R निकला था। ये बात आपको याद होगा, हमने गोलीय कोश की धारिता का मान निकाला था, कितना निकला था, C बराबर 4πε0 R। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो हमें इससे ये पता चला कि एक बहुत बड़ी संरचना में भी आवेश का मान या जो धारिता का मान है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, ये संरचना बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसमें धारिता का मान हमें बहुत ज्यादा कम मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर हम आवेश भी क्या कम लेके आ पाते हैं, तो धारिता का मान इसका क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए जो हमारा ये जो था ये हमारे बिल्कुल भी यूज में नहीं आया। तो इसके बाद हमने संशोधन किया, संशोधन करने के बाद हम 2 और संधारित्र लेके आए, एक तो था बेलनाकार संधारित्र, और उसके बाद जो था हमारा कौन सा संधारित्र था, समांतर प्लेट संधारित्र। तो देखो बेलनाकार संधारित्र जो है उसका डेरिवेशन आपके बुक में नहीं है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। ये जो टाइप्स थे संधारित्र के, तो गोलीय संधारित्र का बिल्कुल यूज नहीं हुआ। बेलनाकार संधारित्र में भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, बेलनाकार हो या समांतर प्लेट हो, बेलनाकार संधारित्र जो है वो आपके डेरिवेशन में नहीं है, तो आप इसको मत करो, पजल हो गए। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसको बनाया कैसे जाता है, और बनाने के बाद हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करेंगे। क्लियर बात। तो हम पहले पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी संधारित्र का निर्माण करने से पहले हमें उसमें विभव का मान न्यूनतम करना है। क्या करना है, विभव का मान न्यूनतम करना है। अब देखो विभव क्या होता है, नॉर्मल हम बात कर सकते हैं, किसी एक प्लेट की विभव की बात करनी है। अगर मैं बोल दूं ये मेरे पास कोई प्लेट है, इसका विभव कितना है, आप बताओ, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि हमने विभव को कैसे ज्ञात किया था, कंपैरिजन करके किया था। कैसे ज्ञात किया था कि अनंत से हमारा कोई भी जो है आवेश है, क्यों आवेश है, अनंत से इसमें लेकर आते हैं, तो इस समय से कुछ ना कुछ विभव का मान निकलता है। मतलब कैसे निकलते हैं, v माइनस, इसको a मान लो, va माइनस v इंफिनिटी बराबर e डू में d। क्लियर बात, हमने निकाल चुके हैं। हम बोल चुके थे ना विद्युत शक्ति तीव्रता क्या होती है, विभव अपॉन में आवेश हमारी विद्युत शक्ति तीव्रता होती है। तो इस अकॉर्डिंग हमने निकाला था va माइनस v इंफिनिटी बराबर होता है e इंटू में d, धारिता इंटू में विस्थापन। विस्थापन मतलब जो हमारी अनंत से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो। अब हम इसमें क्या करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में, तो समांतर प्लेट संधारित्र में हम जो बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत कम कर देंगे। डिस्टेंस कम कर देंगे तो इसकी धारिता कुछ होगी, इसकी धारिता कुछ होगी, तो दोनों को माइनस करने के बाद हमारा जो धारिता का मान होगा वो बहुत कम आएगा। क्लियर बात। तो मैं इसको निर्माण कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक धनात्मक आवेशित या धनावेशित प्लेट लेते हैं, कोई भी धनावेशित प्लेट लेते हैं, और उसके पास हम देखो संधारित्र का निर्माण कैसे होता है, एक प्लस की प्लेट होती है,
और एक माइनस की प्लेट होती है। और आपको पता है माइनस वाली प्लेट का विभव का मान क्या होता है, माइनस के कारण विभव का मान क्या होता है, कम हो जाता है। और माइनस जब इसका पास आएगा, इसके पास आने का उसी विभव के मान को क्या कर देगा, ऑल ओवर विभव के मान को क्या कर देगा, कम करने का काम करेगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, सबसे प्लेट को हम कैसे लेते हैं, प्लेट को लेते हैं हम पूरी तरीके से धनावेशित प्लेट। अब धनावेशित प्लेट के बाद हम क्या करते हैं, एक उदासीन प्लेट को इसके पास लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, कोई भी उदासीन प्लेट को इसके पास लेके आते हैं। अब आपको पता है उदासीन होने का मतलब क्या है, उदासीन होने का मतलब है कि इसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक दूरी में, मतलब वो आपस में इस अकॉर्डिंग बिखरे हुए हैं कि उसका जो टोटल हम नेट आवेश निकलेंगे, नेट आवेश का मान कितना हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। नेट आवेश का मान शून्य हो तभी हम इस प्लेट को उदासीन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये प्लेट पॉजिटिव आवेशित है तो यहाँ पे जो माइनस आवेश है वो सारे के सारे एक तरफ संरेखित हो जाएंगे। तो हमने बोल दिया माइनस के जो चार्ज है वो सारे के सारे एक तरफ संरेखित हो जाते हैं। और इस पॉजिटिव के कारण इस पॉजिटिव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के कारण जो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर बात। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, पूरी की पूरी प्लेट हमें माइनस आवेश की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भू संपर्कित कर देंगे। इसकी जो एक तरफ है उसको हम क्या कर देंगे, पृथ्वी से भू संपर्कित कर देंगे। और आपको पता है पृथ्वी में तो बहुत सारे आवेश है, इलेक्ट्रॉन को तो खजाना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इनके साथ आवेश करके इनको उदासीन कर देंगे, मतलब इसको निरावेशित कर देंगे। ये वाला जो साइड है वहां पर ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से यहाँ पर जो हमारे आवेश है उसको क्या कर देगा, ये उदासीन करने का काम कर देगा। तो ये उदासीन हो जाएंगे और इसके बाद हम इसको हटा लेंगे। क्लियर बात। फिर इसको हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। हटाने के बाद हमारी जो युक्ति बनेगी उसमें क्या होगा, एक तरफ तो क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। और इनके बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं, बहुत ही कम दूरी होती है, बहुत ही न्यूनतम दूरी होती है। तो इससे जो बड़ी संरचना होती है ये हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना का निर्माण होता है। क्लियर बात। और यहाँ पर जो आप हिंदी लिखते हैं वो बिल्कुल आप पे बेस्ड है। आप क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम हम एक धनावेशित प्लेट को लेकर आए और उसके बाद हम एक उदासीन प्लेट को लेकर आए। ठीक है। तो उदासीन यहाँ पर जो धनावेश है वो इनके ऋणावेश को जो है एक तरफ संरेखित कर देता है, उसको धनावेशित, और जो दूसरी तरफ है वहां पर धनावेश जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद हम दूसरी तरफ को पृथ्वी से या फिर हम बात कर सकते हैं भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित करने के कारण जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है दूसरी प्लेट वो सारे सारे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं या फिर हम उदासीन हो जाते हैं। तो उसके बाद जो हमारी ये संरचना है, कौन संरचना, जिसमें सारे पॉजिटिव एक साइड है और जो सारे नेगेटिव एक साइड है और उनके बीच की दूरी जो डी है वो बहुत ही कम है। तो इससे जो संरचना बनती है इसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। मतलब दो प्लेटें होंगी, दो प्लेटें एक दूसरे क्या होंगी, समांतर। तो उससे जो संरचना बनती है उसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्लियर बात। तो यहाँ पर देखो इसको रब कर देती हूँ। अब हमें किसका मान निकालना है, अब हमें मान निकालना है, हमने पता लगा लिया समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। क्लियर बात, हमें पता चल गया। अब हमें बात करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, किसी भी चीज को उसमें ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर बात। अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात करने के लिए हमने बोला था कि क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, आपको ध्यान चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की तरफ होनी चाहिए। कहां से कहां तक होनी चाहिए, प्लस से माइनस की तरफ। और इनके बीच की दूरी डी को हम क्या लेते हैं, न्यूनतम लेके चलते हैं। ये हमने बोल दिया ए नंबर प्लेट और इसको मैंने बोल दिया बी नंबर प्लेट। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र का हमें किसका मान निकालना है, धारिता का मान निकालना है। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। धारिता का मान क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन में वी। क्या होता है, Q अपॉन में V। अब हमें पता है कि हमें V की जगह किस चीज का यूज चाहिए, V की जगह हमें पता है क्या होगा, VA माइनस VB का यूज होगा, है ना। प्रथम की विभव माइनस में द्वितीय का विभव, तो यहाँ पे हम डेल भी लेके चल सकते हैं, है ना। देखो हम पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे डेल भी था, डेल भी ही था। हमने बोला था ना इसको, ये Q बराबर क्या था, V माइनस V इंफिनिटी।
इन्फिनिटी में विभव का मान क्या होता है 0, तो डायरेक्ट इसको हम v लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ भी ये डेल v ही था। ठीक है, उस चीज में आप कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पर तो हम डायरेक्ट v लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर हमने डेल v का यूज क्यों किया, तो वहां भी डेल v था, लेकिन वो वहां पर हम माइनस किससे कर रहे थे, इन्फिनिटी से कर रहे थे, इसलिए हमारे सिर्फ इसकी ही विद्युत विभव रह गया था। तो हमें पता है v a माइनस वी बी किसके बराबर होता है, e मल्टीप्लाई में d के बराबर। तो हमें सबसे पहले विस्थापन हमें पता है d है, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के छोड़ देते हैं अपने, हमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो हमें पता है ये क्या है, एक आयत है या फिर मैं बोलूं पृष्ठ है, तो पृष्ठ है आवेश घनत्व के अकॉर्डिंग। तो हमने एक पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी, तो यहाँ पर जो टोटल विभव है, सॉरी टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दोनों के कारण आएगा EA प्लस EB, चूंकि ये किसके कारण आएगा EA प्लस EB। तो हमने यहाँ पर पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पढ़ा था, तो पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जल्दी से याद करो, क्या पढ़ा था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका हमने प्रूफ भी किया था फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो उसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब EA का मान भी प्लेट है, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी भी हमारी प्लेट है, तो हमारा EB का मान भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इनको ऐड कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें प्लस करना है। तो देखो कितना हो जाएगा, लघुत्तम यहाँ पे 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर 2 सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात, हमारे ए का मान कितना निकला, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो सिग्मा है उसको हटाना है, क्योंकि हमें सिग्मा का मान नहीं पता। क्लियर बात, हमें सिग्मा का मान नहीं पता, तो हमें सिग्मा को क्या करना पड़ेगा, इस जगह से हटाना पड़ेगा ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। तो हमने पढ़ा था क्षेत्रफल के लिए सिग्मा का मान कितना होता है, Q अपॉन में A के बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कितना निकला था हमारा, Q अपॉन में A, तो यहाँ पर मैं पुट कर सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात, कितना आ जाएगा, हमारा A का मान कितना आया, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि Q क्या होता है, यहाँ पर जो टोटल आवेश होता है वो होता है, हमें Q का मान पता है। अब हम बोलेंगे क्षेत्रफल, तो इस प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो A को शो करे, तो A का मान भी हमें पता है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, वायु में विद्युतशीलता, या वायु में या निर्वात में हो या अपने बोलते माध्यम में विद्युतशीलता होती है, तो उसका भी मान हमें पता होता है। हर एक अलग अलग चीज की विद्युतशीलता जो है वो फिक्स होती है, तो उसका मान भी हमें पता है। तो हम इसका मान कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड में E का मान रखने पर, इक्वेशन सेकंड में हम किसका मान रख रहे हैं, E का मान रख रहे हैं। E का मान रखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर E का मान पुट करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा, VA माइनस VB बराबर E इंटू में D है। E का मान कितना है हमारा, E का मान कितना है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। ठीक है, तो कितना आ गया, Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये किसका मान है हमारा, मैं लिख सकती हूँ डेल V बराबर होगा Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट के। अब जो ये मैंने मान निकाला है डेल V का, ये मुझे मुझे निकालना क्या है, एक्चुअल में मुझे पूरे फॉर्मूले में कर क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान चाहिए। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे संधारित्र की धारिता का मान चाहिए। अब जो मेरा डेल V का मान निकला वो मैं कहाँ पुट कर दूँ, C में पुट कर दूँ, इजी रहेगा। तो देखो इस चीज को मैं रब कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ये चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ Q अपॉन में A। इस चीज को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ, इजी रहेगा आपके लिए। ये था हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या कर रही हूँ, डेल V का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, डेल V का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगी तो C बराबर क्या होगा, Q अपॉन में Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक मानेंगे, इनका मल्टीप्लाई होता है और इनका मल्टीप्लाई, तो ये चीज कहाँ जाएगी,
ऊपर चल जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्यू डी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, सी का मान कितना आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो ये क्या थी हमारी वायु में या निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये हमने क्या निकाला, वायु में या निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बताऊंगी, ये तो था हमारा वायु में धारिता का मान। अब हम बोलेंगे किसी भी माध्यम में धारिता का मान कितना हो जाएगा। तो ले लिया होगा आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने। तो डायरेक्ट सी बात है, वायु में धारिता का मान कितना है हमारा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो माध्यम में धारिता का मान कितना होगा हमारा, बस इसका मान कट जाएगा तो हमारे देखो सी एयर मतलब वायु में कितना आया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, और अगर मैं बोलूं माध्यम में तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा मेरा एप्सिलॉन, मतलब डायरेक्ट एप्सिलॉन आएगा, ए एप्सिलॉन इंटू में डी आ जाएगा। और हमें पता है कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से मैं बात कर सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं बात कर एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो मैं एप्सिलॉन की जगह क्या पुट कर सकती हूँ ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी पुट कर सकते हैं। ये मीडियम की है और ये एयर की है, निर्वात की है। अब मैं बात करूँ कि वायु व माध्यम की धारिता का अनुपात कितना होगा, वायु व माध्यम की धारिता का अनुपात कितना होगा। मुझे निकालना है Cm अपॉन में Ca या Ca अपॉन में Cm निकालो, कोई उससे मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप Ca अपॉन में Cm निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। कितना आएगा, Ca का मान कितना है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी अपॉन में Cm का मान कितना है ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। इनका मल्टीप्लाई होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू में डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी इंटू में ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो देखो डी से डी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। तो सी ए अपॉन में सी एम का मान कितना आ गया 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र में जो वायु में धारिता और माध्यम में धारिता का मान कितना हो जाएगा, परावैद्युतांक के बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन में परावैद्युतांक के बराबर हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ प्ले विद साइंस पर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।